देखो सर, बहुत ही सिंपल लॉ है ये वाला, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स वाला लॉ काफी सिंपल है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द टर्म गुड्स। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो सबसे पहली बात सर गुड्स क्या होता है, एंड प्राइस अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो गुड्स की डेफिनेशन बताओ और प्राइस, मनी की डेफिनेशन, प्राइस की डेफिनेशन बताओ। तो गुड्स क्या होता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स। तो सर इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप जो सेल जो कर रहे हो वो क्या बेचना है, आपको गुड्स बेचना है, सर्विसेज नहीं बेचनी। जैसे मैं अभी आपको क्या सेल कर रहा हूँ, सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं आता, ठीक है। सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइंस गुड्स एज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा गुड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है सर, सबसे पहली बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन एक्सचेंजेबल क्लेम्स मनी, अदर देन एक्सचेंजेबल क्लेम्स मनी, एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be served before sale or under the contract of sale। एक सेकंड जो यार, एक कॉल आया, एक सेकंड। तो सर यहाँ पर क्या आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसको आप मूव कर सकते हो सर। जैसे अब अभी मैं बिल्डिंग की बात करूँ, बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी प्रॉपर्टी है सर, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्डिंग कैसी प्रॉपर्टी है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा। अदर देन एक्शनेबल क्लेम मनी एंड इंक्लूड्स, एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या होता है सर, बेटिंग वेटिंग लॉटरी वगैरह, तो इसकी बात नहीं कर रहे। इंक्लूड्स स्टॉक, तो आपकी दुकान का जो स्टॉक हो गया वो गुड्स हो गया। शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, क्रॉप्स हो गई, ग्रास हो गया, ये भी सारा किस में आता है, गुड्स होता है। आर एग्री टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो इन सब चीजों को आप क्या कर रहे हो सर, सेल कर रहे हो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो गुड्स इंक्लूड, तो देखो अब इसको यहाँ पर इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स में भैया हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, चाहे वो कार है, आपका स्कूटर है, जिस भी चीज को आप मूव कर सकते हो। इसके अंदर सर स्टॉक, शेयर्स भी आते हैं, आपकी दुकान का स्टॉक आ गया, शेयर्स आ गया, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ठीक है। Things attached to land can be subject to matter of sales. For example, growing grass trees, provided they are agreed to be separated from land under the contract of sales। तो सर जैसे ट्रीज है, ग्रास है, ये तो लैंड के साथ क्या होती है सर, कनेक्टेड होती है। लेकिन आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट कराया किसी को इसको हटाने का, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एग्री टू बी सेपरेटेड फ्रॉम लैंड, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज गुड। सर मनी और एक्शनेबल क्लेम को आप गुड ट्रीट नहीं करोगे। मनी बीइंग द लीगल टेंडर इटसेल्फ कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो मनी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में नहीं आता, मनी कोई गुड्स नहीं है। हाउएवर फॉरेन करेंसी और कॉइन्स विच नो मोर इज द लीगल टेंडर इज इंक्लूडेड इन द गुड्स। लेकिन सर अभी जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मैं इंडियन रुपीज की बात करूँ तो वो गुड्स में नहीं आता। लेकिन सर अगर मैं डॉलर्स की बात करूँ, फॉरेन करेंसी, फॉरेन कॉइन्स, वो आता है सर गुड्स के अंदर। Actionable claims in simple words are claims which rest on the readiness of the court to recognize them as enforceable under any contract by a party. For example, a book debt or a bill of exchange. Actionable claims are transferable under other laws such as the Transfer of Property Act or negotiable instrument। तो actionable claims के अंदर अगर हम चेक की बात करें, ठीक है, चेक्स की बात करें, तो सर क्या ये गुड्स में आएगा सर, ये गुड्स में नहीं आता। ये एक अदर लॉ में हम क्या करते हैं सर, इनको पढ़ते हैं। जैसे कि सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अब जैसे प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आता। सर चेक्स की बात करें, चेक की अगर हम बात करें, तो सर वो किस में आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई? यस। यस सर। आगे प्राइस, प्राइस क्या होता है, द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। भैया आपने गुड्स बेचे हैं, बदले में आपको क्या मिला, मनी कंसिडरेशन, उसको क्या बोलते हैं, प्राइस। प्राइस इज एसेंशियल एलिमेंट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, दैट इज नो वैलिड सेल कैन टेक प्लेस विदाउट अ प्राइस। तो सर सेल तो जब तक नहीं हो सकती जब तक आपने उसके लिए प्राइस पे नहीं करा। द प्राइस शुड बी पेड और प्रॉमिस टू बी पेड इन अ लीगल टेंडर मनी। सर पेमेंट किस में करनी है, लीगल टेंडर मनी। मतलब इंडिया के अंदर लीगल टेंडर मनी कौन से, इंडियन रुपीज। तो इंडिया में आप अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंडियन रुपीज में पेमेंट आनी चाहिए। अनलेस अदरवाइज एग्रीड इट मे बी पेड इन द फॉर्म ऑफ, सर मनी से नहीं आ रही तो चेक से आ जाए सर, बैंक डिपॉजिट से आ जाए। फॉर दिस इट इज नॉट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस बट द एग्रीमेंट टू पे अ प्राइस इन मनी, दैट इज द रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है। तो प्राइस मनी इज वेरी नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो सर प्राइस हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है सर, ये वाला गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज द प्राइस फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? इफ प्राइस इज नॉट डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज, व्हाट प्राइस द बायर हैज टू पे?
मान लो क्या प्राइस, व्हाट इज द प्राइस फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के अंदर कौन सा प्राइस हम फिक्स करते हैं। अगर मान लो अगर हमने किसी को सेल करा, प्राइस हमने फिक्स नहीं कर रखा, तो प्राइस कैसे फिक्स करेंगे। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड इज नोन एज प्राइस। सर जो मनी आपने पे करी गुड्स को बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं सर, प्राइस बेचते हैं। एज पर सेक्शन 9 द प्राइस में बी फिक्स्ड बाय वन और द अदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। तो प्राइस कैसे फिक्स कर सकते हैं, देखो सर, प्राइस फिक्स इट मे बी एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या तो आप प्राइस फिक्स कर सकते हो। मान लो आपने मेरे से कोई गुड्स लिया, मैंने आपको प्राइस बता दिया सर ये वाला प्राइस है, आपने थोड़ा सा नेगोशिएशन करा, थोड़ा सा मेरे से डिस्काउंट करवा लिया, फिर वो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया सर इतना पेमेंट करनी पड़ेगी। इट मे बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीड मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मैनर होगा, जिसके अंदर मैनर एक बता रखा होगा, जिससे हम लोग प्राइस की क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि सर मैं आपको ना वीट बेचूंगा, अगर 100 kg से ज्यादा वीट होंगे तो इतने का बेच दूंगा, 200 kg से ज्यादा का होगा तो इतने का बेच दूंगा, 300 से ज्यादा का होगा इतने का बेच दूंगा। तो सर पहले हम उसका वेट करेंगे, उसके हिसाब से हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, फिर हम आपको उसका क्या बताएंगे सर, प्राइस बताएंगे। क्योंकि वीट की भी बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है ना, कोई आटा सस्ता भी आता है, कोई आटा महंगा भी आता है। इट मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। तो पार्टीज जो एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, डीलिंग कर रही है, तो उस डीलिंग के बीच में डिसाइड कर लिया जाएगा प्राइस। इफ द प्राइस इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिटरमाइंड, मान लो कभी कोई ऐसी चीज है जिसका प्राइस पता ही नहीं लग सकता कि कितने का प्राइस है, इन अकॉर्डेंस विद एनी ऑफ द अबव मोड्स, मतलब इन तीन चीजों से प्राइस पता नहीं चल रहा, द बायर इज बाउंड टू पे अ सेलर अ रीजनेबल प्राइस। तो कम से कम सर एक रीजनेबल प्राइस दे दो। ऑर्डिनरी द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सप्लाई इज टेकन एज अ रीजनेबल प्राइस। तो रीजनेबल प्राइस क्या होगा सर, ऐसा कोई सामान जो कोई और भी बेच रहा है मार्केट के अंदर, वो कितने का बेच रहा है मार्केट के अंदर, वो प्राइस आप क्या कर दो सर, उसको पे कर दो, उसको क्या बोलते हैं सर, रीजनेबल प्राइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द एग्रीमेंट टू सेल। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है सर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम के अंदर। सेक्शन 4 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल of good is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property। सर सेलर क्या बोल रहा है, सेलर बोल रहा है कि सर मैं आपको अपना सामान दूंगा इन गुड्स टू द बायर, बायर को दूंगा, लेकिन बदले में क्या लूंगा, फॉर अ प्राइस, सर मैं आपसे कोई ना कोई प्राइस चार्ज करूंगा। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ जेनेरिक टर्म एंड इट इंक्लूड्स, सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दो चीजें होती है सर, एक तो सेल आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, सेल आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर सेल तो है और एग्रीमेंट भी है ना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट भी होता है और लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था सर। सेल क्या होता है, when under a contract of sale property in the goods is transferred from the seller to the buyer it is called sale। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप थी, वो सामान का जो गुड्स की जो ओनरशिप थी वो हमने ट्रांसफर कर दिया सेलर से बायर को, उसको बोलते हैं सेल। थस इन द सेल द ओनरशिप पासेस इमीडिएटली टू द बायर। तो भैया अब इसका ओनर कोई और हो जाएगा। पेमेंट ऑफ प्राइस इज मटेरियल फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ना, गुड्स ट्रांसफर कर दिया, तो अभी पहले प्राइस नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे वो गुड्स किसके पास है। सर मैंने अपना गुड किसको सेल कर दिया, सर आपको सेल कर देना, यू आर द ओनर ऑफ द गुड। बाद में आप चाहे प्राइस दे देना, मतलब पैसे दे देना, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद उधार पे भी सेल हो जाती है ना सर, क्रेडिट सेल्स भी हो जाती है। ठीक है। बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल, where under a contract of sale the transfer of property in goods is to be taken place at a future date। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और इसमें हम क्या ट्रांसफर करने वाले हैं, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट्स टू बी टेकन प्लेस एट अ फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो मान लो मैंने आपको बोला कि यार अगर ऐसा चीज होगा ना तो मैं इस प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा, फ्यूचर में आपको सेल कर दूंगा। इट इज डिटरमाइंड एज एन एग्रीमेंट टू सेल। तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल। Difference between contract of sale and agreement to contract of sale and agreement to sell। contract of sale क्या होता है, it is executed contract, सर complete हो गया। एन एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सर किसी कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। सर एग्रीमेंट टू सेल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, अगर ऐसा हुआ तो एग्रीमेंट टू सेल होगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज ने अपना कंसेंट दे दिया, फ्री अप्रूवल है, काम हो चुका है। ठीक है। इन अ सेल सिंस द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, प्रॉपर्टी किसको चली गई है, बायर को चली गई है। द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब देखो ध्यान से देखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, प्रॉपर्टी मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी, सामान दे दिया, लेकिन अभी आपने मेरे को पैसे नहीं दिए,
और आपने पैसे देने से मेरे को क्या कर दिया, मना कर दिया, क्या मैं अपना सामान वापस ले लूंगा क्या? अगर आप वापस करोगे सर मैं अपना सामान वापस नहीं लूंगा, आपको उसके क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, वरना मैं बायर को क्या कर सकता हूँ, स्यू कर सकता हूँ। लेकिन सर एग्रीमेंट टू सेल की मैं बात करूं, द सेलर हैज द राइट ओनली टू स्यू द डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट टू सेल में सेलर हैज राइट ओनली टू स्यू फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेलर कब वो कर सकता है सर, स्यू कर सकता है, जब सामने वाला अपना क्या ना पे करे सर, सामने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करे सर, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा ना करे। तो राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, सर अगर मान लो सेलर को कोई डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर, मान लो बायर को कुछ करना था उसने वो नहीं करा, तो सेलर को क्या हो गया सर, लॉस हो गया। सेल्स क्रेडिट्स आर जस्ट इन रम दैट इज अ राइट ऑन द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो सर जिसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करके गुड्स पहुंच गए हैं वो उन गुड्स का क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है, बाकी और कोई ओनर नहीं रहता। An agreement to sell creates a jus in personam, that is a personal rights only against the person for any default in fulfilling his part of the agreement. A personal right, कैसा right है सर, personal right है, only against the person for any default in fulfillment his part of the agreement। तो मान लो एग्रीमेंट टू सेल क्या था, कि भाई अगर तू मेरी प्रॉपर्टी का, मान लो मेरी प्रॉपर्टी थी 2.5 करोड़ की, मैंने बोला यार तू मेरी प्रॉपर्टी अगर 2.7 करोड़ की बिकवा देगा तो मैं ये प्रॉपर्टी तुझे क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, ये प्रॉपर्टी तुझे क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो इसके अंदर कंडीशन थी ना, ये क्या था, एग्रीमेंट टू सेल, ये क्या था, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है जोबन, बेटा ये क्या था, यस सर। एग्रीमेंट टू सेल। यस सर। ये मतलब अगर तू ऐसा काम कर देगा तो मैं तेरे को क्या करूंगा, काम करके दूंगा। देख क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन राइट ओनली अगेंस्ट द पर्सन फॉर एनी डिफॉल्ट, अगर उसने कोई डिफॉल्ट करा इन फुलफिलिंग हिज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो अगर मान लो उसने एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करा, प्रॉपर्टी नहीं बिकवा पाया, तो वो फिर उस गुड्स का ओनर नहीं बनेगा सर। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लॉस टू गुड्स इन सेल द लॉस विल बी बोर्न बाय द बायर। इन केस ऑफ लॉस टू गुड्स, सर अगर गुड्स क्या हो गए सर, लॉस्ट हो गए इन सेल, तो मान लो आपने एक किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, गुजरात के अंदर आपने सामान बेचा, भेजा, ठीक है, ट्रक को बीच में किसी ने लूट लिया सर। अब सर ये किसका रिस्क होगा सर, सेलर का रिस्क है कि बायर का रिस्क है? तो इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स इन सेल द लॉस विल बी बोर्न बाय द, लॉस किसका होएगा, बायर का, इवन इफ द पोजीशन ऑफ गुड्स इज विद द सेलर। समझ रहे हो सर मेरी बात? सर ये रिस्क किसका है सर, बायर का रिस्क है, बायर का। द लॉस इन दिस केस शैल बी borne बाय द सेलर। इस केस में किसका लॉस होगा सर, सेलर का लॉस होगा, अगर गुड्स इन ट्रांजिट में थे और सामान क्या हो गया, इवन दो द पोजीशन ऑफ द बायर, तो लेकिन सेलर का लॉस होगा यहाँ पर, और यहाँ पे किसका लॉस होगा सर, बायर का लॉस होगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इन अ सेल द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर एंड क्लेम रेटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो सॉल्वेंसी ऑफ द बायर, सॉल्वेंसी ऑफ द बायर का मतलब क्या है, मान लो बायर सामने वाला पैसे नहीं दे पा रहा, वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है सर, उसके पास पैसे नहीं है, लाइबिलिटी ज्यादा हो चुकी है एसेट से। तो इन अ सेल द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर एंड क्लेम रेटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो मान लो बायर ने ये गुड्स क्या कर दिए, किसी दूसरे को सेल कर दिया, तो अब सेलर जो है वो बायर को गुड्स ना बेच के, बायर ने जिसका नाम दिया ऑफिशियल असाइनी का, उसको क्या करना पड़ेगा सर, बेचना पड़ेगा। जैसे मान लो ए था सेलर, और ए को सामान बेचना था बी को, बी कौन था, बायर। लेकिन बायर ने बोला सर मैं तो अब आपका सामान खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी तो हालत बहुत खराब है, आप एक काम करो, ये सामान किसको भेज दो, सी को भेज दो। तो अब ये सामान किसको भेज देगा, सी को भेज देगा, और सी से क्या ले लेगा, पैसे ले लेगा, प्राइस ले लेगा उन सामान का, ठीक है। इन एन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स अनलेस पेड फॉर। तो यहाँ पर क्या है, सेलर क्या बोलेगा बायर को, भाई जब तक तू मेरे को पैसे नहीं देगा ना मैं तेरे को सामान भेजूंगा नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर चाहे पैसे नहीं आए लेकिन फिर भी वो उसको सामान भेज देगा, ठीक है। सॉल्वेंसी ऑफ सेलर, इन अ सेल द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल असाइनी और द रिसीवर। इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, भैया सेलर का मतलब कि वो हो गया, क्या कहते हैं, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो सर बायर का अधिकार है अपने सामान को ले लेगा, चाहे वो सेलर के असाइनी से ले, चाहे उसके किसी लीगल हायर से ले, लेकिन उसको सामान मिलेगा सर।
पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा होगा, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द बायर हैज टू प्रूव द अमाउंट ही हैज पेड टू द सेलर। तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बायर हैज टू प्रूव द अमाउंट ही हैज पेड टू द सेलर एंड ही कैन ओनली क्लेम अ रेटेबल डिविडेंड। वो उतने ही पैसे उससे ले सकता है जितने उसने दिए थे, कौन, बायर, सेलर से। मान लो सेलर अब बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को सामान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी कंपनी बंद हो रही है, तो बायर ने जितने पैसे दिए थे वो उसको वापस करने पड़ेंगे। ही कैन नॉट कंपेल द रिसीवर टू सेल द एंड डिलीवर द गुड्स। तो वो उसको कंपेल नहीं कर सकता भाई कि मेरे को सामान बेच। ठीक है, यहाँ पर तो आप कंपेल कर सकते हैं, यहाँ पर बायर बोल सकता है सेलर को कि भाई चाहे तेरा बिजनेस जो मर्जी हो रहा हो मेरे को मेरा सामान दे। यहाँ पर कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है सर, अच्छा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, जो बन समझ में आया। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करें तो डिलीवरी क्या होता है, वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब मेरे पास जो सामान जो पड़ा हुआ था वो मैंने आपको क्या कर दिया सर, बेच दिया या ट्रांसफर कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी। लेकिन सर अब मैं आपके पास सामान क्यों भेजूंगा सर, हमारे बीच में पहले क्या होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट होगा। या तो आप मेरे को पैसे भेजोगे या आप मेरे को प्रॉमिस करोगे कि सर मैं फ्यूचर में आपको पैसे दूंगा, तो आज मेरे को ये सामान आप क्या कर दो सर, सेल कर दो। शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बायर और हिज एजेंट। तो बायर को आप दे रहे हो या फिर बायर के एजेंट को दे रहे हो, बायर को दे रहे हो या फिर बायर के एजेंट को दे रहे हो। डिलीवरी ऑफ गुड्स में भी सर तीन तरह की डिलीवरी होती है, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू द बायर और हिज ड्यूटी ऑथराइज्ड एजेंट। तो गुड्स आर हैंडेड ओवर बाय द सेलर, सेलर ने गुड्स किसको दिया सर, बायर को दिया है, और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, बायर को ना देके या फिर उसके एजेंट को दिया है। द डिलीवरी सेट टू बी एक्चुअल। डिलीवरी ऑफ गुड्स में ऑल्सो बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। या फिर कुछ ऐसा काम करना, ठीक है, जैसे मान ले ए जो था वो सेलर था, बी जो था वो बायर था। तो बी ने ए को बोला, बी ने ए को बोला कि भाई ए तू ये सामान जो है ना किसको दे दे, सी को दे दे, ये सामान किसको दे दे, ए सी को दे दे। तो ए जो है वो मुंबई में रहता था, मुंबई में रहता था। बी रहता था सर दिल्ली के अंदर, और सी रहता था सर गुजरात के अंदर। तो अब ए ने सामान कहाँ भेजा, ए ने सामान ट्रांसफर कर दिया गुजरात। ए ने सामान कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, गुजरात ट्रांसफर कर दिया, किसके कहने पर, बी के कहने पर, बी के कहने पर। तो सर ये मान लिया जाएगा कि बी को उसका सामान मिल गया। जैसे ही ए ने सामान भेजा मुंबई से लेके गुजरात के लिए, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि बी का काम हो गया सर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, वेयर द गुड्स आर बल्की एंड इनकैपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। He is stacked in a meadow. The delivery may be symbolic, handling over the keys of warehouse to the buyer, in symbolic delivery of goods to the buyer. अब जैसे मान लो कार की डिलीवरी होती है, तो भैया शोरूम वाले आपको कार थोड़ी ना घर पे छोड़ने के लिए आते हैं, वो तो आपको सिर्फ कार की क्या पकड़ा देते हैं, चाबी पकड़ा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सर हमने आपको कार की क्या कर दी, डिलीवरी कर दी, आप इस कार को जहां मर्जी ले जाओ। समझा मेरी बात, इसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक डिलीवरी। सर कीज पकड़ा दी, अब जैसे आपका घर है, घर आपने किसी का घर परचेज करना है, तो अब थोड़ी ना वो आपके अपना घर आपके घर पर रख के जाएगा। ठीक है, वो आपको अपने घर की क्या पकड़ा देगा, चाबी पकड़ा देगा। इसका मतलब क्या है सर, उसने घर आपको क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। फिर होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटर्नमेंट, where a third person who is in the possession of goods of the seller at the time of the sale acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. It is said to be the delivery by atonement or constructive delivery. सर where a third person, कोई एक थर्ड पर्सन, सर दो लोग तो है, बायर और सेलर, और एक है थर्ड पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स ऑफ द सेलर। तो एक थर्ड पर्सन है जिसके पास किसका सामान है, सेलर का, एट द टाइम ऑफ सेल acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। वो क्या बोलता है थर्ड पर्सन बायर को कि भाई देख सुन, मैंने तेरे बिहाफ पर गुड्स क्या कर लिए, ले लिए हैं। इट इज सेट टू बी डिलीवरी बाय अटर्नमेंट और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर समझा नहीं समझा, वेयर अ थर्ड पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स ऑफ द सेलर। तो सेलर जो था ना, सेलर एक था, सेलर एक था बायर, और एक था थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के पास सेलर का सामान है, थर्ड पर्सन के पास किसका सामान है, किसका सामान है, सेलर के गुड्स पड़े हुए। और वो थर्ड पर्सन फोन करके बोल देते हैं किसको, बायर को, कि भाई मेरे को सामान मिल गया है। किससे सामान मिल गया है, सेलर से सामान मिल गया है। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर अ थर्ड पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल acknowledges to the buyer
बायर को बताता है दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, के भाई मैंने तेरे बदले क्या ले लिया, सामान खरीद लिया। इट इज सेड टू बी डिलीवरी बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दिस में हैपन इन द फॉलोइंग केसेस, where the seller in possession of goods agrees to hold them on behalf of the buyer. Seller agrees to hold them on behalf of the buyer. Seller ने क्या बोला कि सर बायर आप आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपके सामान को ख्याल करके रखा हुआ हूँ, एक दो दिन बाद आना, अपना सामान ले जाना, कोई बात नहीं, ये सामान मैंने आपको बेच दिया। There the buyer is in possession of goods and the seller agrees to the buyer holding the goods as owner. Where the buyer is in possession of goods and the seller agrees to the buyer holding the goods as the owner. तो बायर के पास सामान है और सेलर ने एग्री करा किसको, बायर को, होल्डिंग द गुड्स एज द ओनर, के हाँ भाई यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स नाउ। वेयर अ थर्ड पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स, मतलब मान ले तूने सामान खरीदना था, तेरे बिहाफ पर किसी दोस्त ने ले लिया, तो दोस्त ने तेरे को फोन करके बोल दिया यार जोबन मेरे पास जो है ना सामान आ गया है, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि हमने जोबन को क्या कर दी, डिलीवरी कर दी। क्या मान लिया जाएगा, हमने जोबन को डिलीवरी कर दी क्योंकि उसका दोस्त आया था, वो ले गया जोबन के बिहाफ पर। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखो, ऑक्शन याद है, ऑक्शन क्या होता है, कि ये ये सामान सर नीलामी करना, नीलामी बोली करना, लगाना जो होता है। बोली लगाना। सर एक बार पढ़ के देखो, इसको समझ में आता है नहीं। ऑप्शन सेल सर, नीलामी करना। एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग ऑप्शन सेल। ऑप्शन सेल क्या होते हैं, इन एन ऑप्शन सेल द ऑक्शनर इनवाइट्स बिड्स। तो ऑक्शनर क्या बोलता है, मान लो मेरे पास किसी का घर है, उसकी प्रॉपर्टी मुझे सेल करवानी है ऑक्शन में, तो सर ये कब होता है, जैसे मान लो किसी ने घर ले रखा था लोन के ऊपर और वो लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहा, तो अब जो बैंक जो होता है ना, वो क्या करता है, उस घर की नीलामी करता है और उस घर की नीलामी करके जो पैसे जो आते हैं वो अपने लोन ले लेता है, सर उससे लोन के पैसे ले लेता है। तो ऑक्शनर इनवाइट्स बिड, तो ऑक्शनर क्या करता है ना, वो बोलता है लोगों को कि आओ इस घर की क्या लगाओ, बोली लगाओ फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड द सेल इज मेड टू द हाईएस्ट बिडर, जो भी सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको बेच देंगे। द ऑक्शनर कुड बी द सेलर हिमसेल्फ और हिज एजेंट। तो ऑक्शनर कौन हो सकता है, खुद सेलर हो सकता है, ठीक है, या फिर उसका कोई एजेंट हो सकता है जो सेल करवा रहा है। एन एडवांस नोटिस ऑफ ऑक्शन इज एडवर्टाइज बाय द ऑक्शनर टू इनवाइट बायर्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑक्शन। तो आपको सब ऑक्शनर्स को बताना पड़ेगा कि भैया कब इस घर को बेचने वाले हैं और इस दिन आप सबको आना है, जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है इस घर को परचेज करने के लिए। इन्विटेशन टू ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू मेक ऑफर्स, इट इज नॉट एन ऑफर टू सेल। सर ये ऑफर टू सेल नहीं होता, इट इज इन्विटेशन होता है, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग ऑक्शन सेल्स, तो रूल्स क्या है, देयर आर these are given below, where goods are put up of sale in lots, each lot in prima facie deemed to be the subject of a separate contract of sale। तो मतलब अगर ये लॉट्स में है ना, मतलब एक घर नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें बिक रही है, तो हर एक घर की अलग अलग सेल मानी जाएगी। ये नहीं है कि मैंने इकट्ठा बेच दिया। सर मान लो 10 घर में एक साथ ऑप्शन कर रहा हूँ, तो पहले वाले का अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरे वाले का अलग, तीसरे वाले का अलग, चौथे वाले का अलग। A sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer। तो जैसे वो हैमर लगाता है ना, और इन एनी अदर कस्टम मैनर बाय शाउटिंग आउट और 2 3 और बाय शाउटिंग गोइंग ऑन, जैसे वो कर देता है ना कि टक टक हैमर मार दिया और वो क्या होता है कि चलो सर सेल हो गया, इससे ज्यादा कोई और पैसे देने नहीं वाला। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सेल द बिडर हैज द राइट टू रिट्रैक्ट दैट इज विड्रॉ हिज बिड। तो सर हैमर बजाने से पहले वो अपने बिड को क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बिड इज एन ऑफर एंड इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय फॉल ऑफ द हैमर। तो हैमर के फॉल होने से पहले वो अपनी बिड को वापस ले सकता है, एक बार हैमर फॉल हो गया फिर वापस नहीं ले सकता। A right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller, and where such right is expressly so reserved, the seller or any person on his behalf may bid at the auction। तो मान लो सेलर का किसी का घर बिक रहा है, तो उसके बिहाफ पर कोई और उसका घर क्या कर सकता है, सर रिजर्व कर सकते हैं। मान लो उसका कोई और रिलेटिव था, ठीक है, कोई और रिलेटिव था, तो वो क्या कर लेगा, उस घर को खरीद लेगा और उस सेलर को बोल देगा यार तू मेरे को आराम से पैसे दे दियो। जैसे मान लो अगर मैं हूं, मैं मेरा घर अगर कोई नीलाम हो रहा है, तो मान लो मेरे किसी फ्रेंड ने खरीद दिया और उस फ्रेंड ने बोला यार एक काम कर, तू मेरे को जो ना आराम आराम नाम से उसके क्या दे दियो, पैसे दे दियो, ठीक है ना। The seller or any other person on his behalf may bid at the auction by sale is notified to the subject to such a right to the seller। तो उसके बिहाफ पर, सेलर के बिहाफ पर कोई और क्या कर सकता है, बिडिंग। तो मेरे बिहाफ पर कोई और मेरा फ्रेंड क्या कर रहा था, बिडिंग कर रहा था। इफ द सेलर हैज नॉट रिजर्व्ड हिज राइट टू बिड ही कैन नॉट बिड। अगर मान लो मेरे को पहले वो क्या करना पड़ेगा, वो सीट लेनी पड़ेगी बिडिंग की। अगर मैंने वो सीट नहीं ली, मैंने नहीं बताया कि भाई मेरे बिहाफ पर कोई और बिडिंग करेगा, तो वो फिर बिडिंग नहीं कर सकता। मोर ओवर देन ही कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन टू बिड ऑन हिज बिहाफ। if does so the buyer may treat the sale as fraudulent। तो मतलब
ही कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन टू बिड ऑन हिज बिहाफ, मतलब वो अपने बिहाफ पर किसी और को बिठा नहीं सकता बिना बताए, बता के वो बिठा सकता है। इफ अ सेलर मेक्स यूज ऑफ pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer। मान लो उसको बेचना नहीं था, वो सिर्फ क्या कर रहा था, प्रिटेंड करने का, बेचने का, ताकि वो अपने प्रॉपर्टी का क्या पता लगा सके, सब प्राइस पता लगा सके। तो सेल क्या होती है, वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। तो बायर क्या कर सकता है सर, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा, फिर वो क्या नहीं खरीदेगा, खरीदेगा नहीं उस वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है सर, सिंपल सा था ये वाला। व्हाट इज ऑक्शन सेल। तो सर ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर, सही क्वेश्चन